गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वस्त्र विज्ञान की बीए पार्ट 2 की कक्षा को निरंतरता में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया क्या है। हम प्रीवियस क्लासेस में वस्त्रों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, रेशम के कीड़े की लाइफ साइकिल समझ सके हैं, रेशों से धागे बनाने की निर्माण प्रक्रिया समझ सके हैं। कपास, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कपास के बारे में और कपास का पेड़ कैसा होता है, कैसी जलवायु में उगता है, उसके कैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो हमने कर लिया। अब हम करेंगे कि सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया क्या है। इसके निर्माण प्रक्रिया के जो मुख्य चरण हैं वो सामने आपको ब्लैक बोर्ड पे बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है कोए एकत्रित करना। कोए क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली क्लास में फ़ोटो समेत समझा चुकी हूँ कि किस तरह से फूल उगते हैं और फूल उगने के बाद उनमें वो सूख जाते हैं और कोए निकल आते हैं। कोयों में से सूत निकल आता है, कपास बाहर निकल आता है। तो कोए एकत्रित करने के दो तरीके हैं। मशीन द्वारा भी किया जाता है। देखिए आजकल हर कार्य मशीन द्वारा हो रहा है, लेकिन पहले ये कार्य हाथों द्वारा होता था, अभी भी हाथों द्वारा किया जाता है कभी। और इनको तोड़कर एकत्रित किया जाता है। इनको एक उपयुक्त समय पर तोड़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा समय तक कपास खुला रहेगा और सनलाइट धूल में रहेगा तो क्या होता है कि इसका रंग, इसमें धूप के कारण धूल कण घुस जाते हैं, छोटे छोटे तिनके घुस जाते हैं, इनका रंग भी पीला सा होने लगता है। तो एक उपयुक्त समय पर कोयों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ये इसका पहला और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप है ओटना। अब ओटने का क्या मतलब है, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में जब कोए की फ़ोटो दिखाई थी कि जब वो खुलता है कोया तो उसमें कपास के रेशे और बीज ये सब आपस में मिक्स्ड होते हैं, है ना। तो अब हमें तो रेशे चाहिए, बीज तो चाहिए नहीं, तो हमें रेशों को और बीज को अलग अलग करना है। इस विधा को हम बोलते हैं ओटना, कि कपास के रेशों और बीज को अलग किया जाए। अब ये कैसे किया जाएगा, इसकी भी 3 अलग अलग विधाएं हैं। एक विधा है ना, इसकी पहली विधा जैसा कि आप सामने लिखा हुआ है हाथ ओटना, है ना, हाथ ओटनी, यानी कि हाथों से कपास के बीजों और रेशों को अलग अलग किया जाए। इसमें क्या करते हैं, कपास को 2 रोलर्स या 2 बेलनों के बीच से निकाला जाता है। इनमें एक बेलन भारी होता है और दूसरे खुरदुरे लकड़ी का बना होता है। इन दोनों बेलनों को कपास के ऊपर बारी बारी से चलाया जाता है। इस प्रक्रिया में इसको कई बार दोहराया जाता है और इससे क्या होता है, तब तक इसको दोहराते हैं जब तक कि बीज और रेशे अलग अलग नहीं हो जाते। दूसरी विधि है छड़ और ओटनी विधि। इसमें क्या है कि एक छड़ ली जाती है। छड़ आप समझते हैं, लंबे से डंडे को छड़ कहते हैं। ये जो छड़ है ये पीतल की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है ना। और अब कई बार तो ये जो छड़ है ये शीशम या बबूल की लकड़ी की भी बनी हुई होती है, क्योंकि लोहे और पीतल की छड़ काफ़ी भारी हो जाती है। तो और इस छड़ को ये 10 से 12 इंच लंबाई की और 3 से 5 इंच इसकी व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है, इस साइज़ की ये छड़ होती है। इसको क्या किया जाता है, कपास का जो ओटनी होता है प्लैंक के ऊपर इसको रखते हैं और छड़ को ऊपर रखकर दोनों छोरों पर से दबाव डाला जाता है और इसको तेज़ी से उसके ऊपर से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे जो हैं वो बीज से अलग हो जाते हैं और इसको हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि संपूर्ण बीज रेशों से अलग नहीं हो जाते। तीसरी विधा इसकी है मशीन द्वारा, जो कि आजकल के ज़माने में सबसे कॉमन है। इसको गिमिंग मशीन भी बोलते हैं। इस मशीन का नाम गिमिंग मशीन भी होता है और इसमें रेशों से अशुद्धियाँ और बीज को अलग किया जाता है। इस मशीन में क्या होता है, बड़ी बड़ी धारदार आरियाँ, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, आरियाँ लगी होती हैं और मशीन घूमने के पश्चात रुई इन आरियों में फंस जाती है और बीज जो होते हैं, क्योंकि वो छोटे काले रंग के होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं ना। तो मशीन में रुई फंस जाती है और बीज, पत्तियाँ, छिलके, धूल कण, इस प्रकार की जो अनेक अशुद्धियाँ हैं वो उनसे अलग हो जाती है और एक दूसरे पात्र में एकत्रित हो जाती है।
बाद वायु के तेज झोंका इस रुई के ऊपर से डाला जाता है, उससे और भी अगर कोई बारीक धूल रह जाती है तो वो भी हवा के झोंके से अलग हो जाती है। तीसरी फिर इसमें हमारी स्टेज आई है गांठें बनाना, है ना, गांठें बनाना। अब गांठें बनाना क्या है? क्या होता है कि रेशों से जब बीज अलग कर लेते हैं उसके बाद इनको, अब रुई तो तुमने देखा ना कैसे होती है, सिर्फ एक फ्लफ सी होती है, गोल सी होती है गुच्छे में, हमको उसको दबाना है क्योंकि उसको हमें मिलों में भेजना है आगे बनने के लिए, कपड़ा बनने। तो अब हम क्या करते हैं, इस रुई को दबाते हैं और दबाकर इनकी गांठें बना ली जाती हैं। ये कार्य मशीन की सहायता से किया जाता है और एक गांठ का जो वज़न है वो लगभग 500 पाउंड होता है। इन गांठों को फिर बोरियों में, क्योंकि हल्की हल्की सी गांठें, हल्की हल्की सी परत मान लीजिए आप, जैसे चद्दर की परत सी होती है ना, वैसी बना देते और फिर बोरियों में बांध के इनको मिलों में, अब आगे की प्रक्रिया, यहाँ तक की प्रक्रिया तो खेतों पर या वहीं होती थी, इसके बाद की प्रक्रिया फैक्ट्रियों में और मिलों में होती है। तो गांठें बना करके हम इनको फैक्ट्रियों में या मिलों में भेज देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पहली प्रक्रिया गांठें खोलना और मिलाना, चौथा जो पॉइंट है। मिलों में गांठें पहुँचने के बाद इनको खोला जाता है और आपस में मिलाया जाता है। क्या होता है गर्ल्स, चाहे हम एक ही खेत की रुई क्यों ना ले लें, लेकिन हर कोए से निकली हुई रुई थोड़ी सी मतलब अलग अलग सी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक रूपता के लिए, कि सारी गांठें जो हैं वो एक साथ हो जाएं, है ना। तो उनकी समानता के लिए गांठें बना ली जाती हैं और उनको, उनकी अशुद्धियाँ वगैरह जो अगर रास्ते में फिर से प्रवेश कर गई हो, वहाँ तक पहुँचाने में यदि फिर से प्रवेश कर गई हो अशुद्धियाँ, तो उन्हें हटाया जाता है और फिर इनको दोबारा अच्छे से मिला के सुलझा दिया जाता है। इस कार्य के लिए भी एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक ब्रेकर, एक इंटरमीडिएट और एक फिनिशर नाम के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनसे निकालने के बाद ये 1 इंच मोटी व 40 इंच चौड़ी चद्दरें के रूप में तैयार कर दिया जाता है। 1 इंच मोटी और 40 इंच चौड़ी चद्दरें जिनका वजन करीब करीब 40 पाउंड होता है, इस प्रकार की मशीनें तैयार कर दी जाती हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो है धुनाई। धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों की सहायता से किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल साफ होकर, लंबे होकर और समानांतर होकर निकलते हैं। मशीन में क्या होता है, कांटेदार हुक लगे हुए होते हैं और मशीन घूमती है और इनके बीच में से हम रुई को गुजारते हैं। तो उन हुकों में सारी रुई फंस जाती है और ना सिर्फ फंसती है, जब उनमें फंस के थोड़ा सा खिंचता है, जब उस कांटोदार रोलर को घुमाया जाता है तो रेशे एक दूसरे के थोड़े थोड़े समानांतर भी होने लगते हैं। तो इस प्रकार रेशे समानांतर हो जाते हैं और इनको यहाँ से निकलने के बाद इन रेशों को एक बड़ी सी कीप से होकर निकाला जाता है। कीप आप सब समझते होंगे, गाँव में हम कभी तेल या घी भरने के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं। उस आकार की नहीं, उससे बहुत बड़ी आकार की कीप मिलों में यूज़ होती है, पर बात वही है कि नीचे से उसकी एक वो राउंडेड होकर के पुनिया निकलती है ना। तो इनको, इन रेशों को एक कीप से निकाला जाता है जिसमें से ये दबकर और गोलाकार पट्टी के रूप में नीचे निकलती है। इस पट्टी का नाम होता है कॉर्ड स्लीवर। तो कॉर्ड स्लीवर गोलाकार पट्टी के रूप में जो रुई है वो तैयार हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया के बाद? 5वें नंबर की प्रक्रिया के बाद, जिसका है मतलब धुनाई करना। छठी प्रक्रिया है कंघी। ये प्रक्रिया मैं आपको पहले भी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। कंघी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं। कंघी, इसको कोम्बिंग भी बोलते हैं। तो हम जब अपने बालों में कंघी करते हैं तो क्या होता है, हमारे बाल एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। यदि उनमें कोई गांठें पड़ी होती हैं, उलझे हुए होते हैं, तो वो सुलझ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी होती है। कार्डिंग के पश्चात इस प्रक्रिया में कंघी करने में रेशे बिल्कुल चिकने और समानांतर हो जाते हैं। छोटे छोटे जो रेशे हैं वो छटकर अलग हो जाते हैं, लंबे रेशे एक दूसरे के पास हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्डिंग विधि से जो पुन्नियाँ हमें प्राप्त हुई थी उन्हें कोम्ड स्लीवर, पहले तो हम कॉर्ड स्लीवर बोला था, अब हम उनको कोम्ड स्लीवर का नाम देंगे और वो कोम्ड स्लीवर तैयार हो जाते हैं।
जिनमें उच्च कोटि का वस्त्र बनाने काम आते हैं। और इस समय जो ये छोटे छोटे रेशे जो मैंने आपको बताया कि छोटे रेशे अलग हो गए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये छोटे रेशे जो हैं ये बाद में रेयॉन या कागज़ जैसी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये कपड़े बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट 7th पॉइंट है पुन्नी बनाना। पुन्नी बनाना यानी कि रुई की छोटी छोटी व पतली पतली पुन्नियाँ बनाई जाती हैं जिनकी लंबाई 6 से 7 इंच और मोटाई करीब 1 इंच होती है। इसमें कॉर्ड स्लीवर या कोम स्लीवर को मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिसमें मोटी पुन्नियों को और पतली पुन्नियों में बदला जाता है। पहले बहुत मोटी पुन्नियाँ थी, अब उनको और पतला किया जाता है और अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पे चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार मशीन से महीन लंबी और पुन्नियों का निर्माण हो जाता है। अब इन पुन्नियों में थोड़ी सी ऐंठन भी दे दी जाती है ना, लेकिन तनाव बहुत ही कम तनाव के संग में थोड़ी सी ऐंठन दे दी जाती है। फिर हमारा पॉइंट आता है 8वां, कताई। अब पुन्नी निर्माण के पश्चात सूत को कताई के लिए है ना उनको आगे भेजा जाता है। कताई मशीनों के द्वारा होती है। एक फ्रेम में तीव्र गति से इन पुन्नियों को, जो कोम स्लीवर थे, उनको चलाया जाता है और उनको एक ट्विस्ट दे दिया जाता है, उनकी बटाई कर दी जाती है और फिर वो वांछित लंबाई का धागा हमको अंत में तैयार मिलता है, जिससे मजबूत धागे का निर्माण होता है। इन धागों को बॉबिन या स्पूल या लच्छी या बॉल के रूप में समेट लिया जाता है। और इसके बाद वाली जो लास्ट प्रक्रिया है वो है बुनाई। यहाँ से जो तैयार सूत है, अभी तो क्या हुआ, तिरे से केवल सूत ही तैयार हुआ, हमको क्या चाहिए, वस्त्र। तो अब इन सूतों को इकट्ठा करके और इनमें कुछ डिपेंड करता है, कभी पहले रंग लिए जाते हैं, कभी कपड़ा बनने के बाद कई रंगाई छिपाई होती है, वो अलग अलग प्रक्रिया है, पर इनको रंग लिया जाता है। और बुनाई ताने और बाने धागों को चढ़ा करके, बुनाई का हम पूरा एक अलग से हमारा वो है टॉपिक, तो 2 प्लाई का यार्न बनेगा या सादी बुनाई होगी, उस हिसाब से अलग अलग फ्रेम्स पे चढ़ा करके और इनकी बुनाई होती है। तो सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया को एकत्रित करने से लेकर के और बुनाई तक हमने आज इस क्लास में पढ़ा। अब इनमें क्या क्या परिसज्जाएँ दी जाती हैं, कपास के और क्या क्या गुण होते हैं, ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू गर्ल्स।